हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 131 से शुरू कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 131 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 तक 51 से लेके 130 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वो डाउट मुझे सेंड कर दो ताकि वो हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, रैपिड स्टेन आइडेंटिफिकेशन सीरीज हेल्प्स टू डिटेक्ट। तो ये जो आर एस आई डी है, इसका जो ये शॉर्ट फॉर्म है आर एस आई डी, इट स्टैंड्स फॉर रैपिड स्टेन आइडेंटिफिकेशन सीरीज। तो ये जो रैपिड स्टेन आइडेंटिफिकेशन सीरीज है, उससे आप क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हो? आप सलाइवा और ब्लड डिटेक्ट कर सकते हो, आप ब्लड, यूरिन और सीमेन डिटेक्ट कर सकते हो, आप सीमेन एंड ब्लड डिटेक्ट कर सकते हो, या सलाइवा, ब्लड, यूरिन और सीमेन डिटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है रैपिड स्टेन आइडेंटिफिकेशन सीरीज, तो ये स्टेन्स डिटेक्ट करेगी, बायोलॉजिकल स्टेन्स डिटेक्ट करेगी। तो कौन कौन से बायोलॉजिकल स्टेन्स डिटेक्ट करती है? ये डिटेक्ट करती है ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन यूरिन एंड ह्यूमन सीमेन। तो ये सारा कुछ ये डिटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलग अलग किट्स आते हैं रैपिड स्टेन आइडेंटिफिकेशन सीरीज के, और ये ह्यूमन बायोलॉजिकल सैंपल्स को डिटेक्ट करने का काम करती है। तो आपका लास्ट आंसर सही आंसर है। ठीक है, सलाइवा, ब्लड, यूरिन एंड सीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। क्वेश्चन नंबर 132 आपसे पूछ रहा है विच इज द करेक्ट अबाउट मिल्क। तो ये कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, उसमें से ये इंफॉर्मेशन आपने बतानी है जो मिल्क के लिए करेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच बता रहा है। तो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी फर्स्ट ऑप्शन में दी हुई है 1.025 टू 1.035 और पीएच 6.6। यहाँ पे ग्रेविटी 1.0.25 ये सेम है, बस पीएच यहाँ पे 10.6 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे 1.21 टू 1.31 दिया हुआ है, और पीएच दिया हुआ है 7 न्यूट्रल के आसपास। एंड देन यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 और 3.2 से लेके 2.5 पीएच यहाँ पे बताया गया है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क की होती है 1.025 टू 1.035 के बीच, और इसका पीएच होता है 6.6 के आसपास। तो नियर न्यूट्रल होता है, ये अराउंड न्यूट्रल होता है पीएच इसका। दूध का जो पीएच है वो अराउंड 6.6 होता है, जो कि न्यूट्रल के पास ही है। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.025 टू 1.035। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। तो क्वेश्चन नंबर 133 आपसे पूछ रहा है मैब 4E6। क्या है ये? मैब 4E6 जो है आपका क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? मैब 4E6, तो ये क्या है? ये एक तरीके की एंटीबॉडी है, ये एक तरीके की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो कि आइडेंटिफाई करती है ह्यूमन बायोलॉजिकल सैंपल। तो ये जो MAB4E6 है, MAB4E6, MAB क्या है? ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या डिटेक्ट करती है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई सीमेन स्टेन, इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सीमेन, कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई फीकल स्टेन्स एंड फाउंड इन इज फाउंड इन एज़ोस्पर्मिक पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि ये आइडेंटिफाई करती है ह्यूमन सेमाइनल स्टेन्स को, बिल्कुल करेक्ट है। ये एनिमल सेमाइनल स्टेन्स है, एनिमल सीमेन में प्रेजेंट नहीं होता, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये फाउंड किया जा सकता है एज़ोस्पर्मिक पर्सन में भी। ठीक है, वो ऐसा जो ऐसे पर्सन जिनके आई मीन जिनको एज़ोस्पर्मिक इश्यूज होते हैं, उनमें भी मैब 4E6 डिटेक्टेबल है। उनका भी जो उनके जो सीमेन स्टेन्स होते हैं उनको भी डिटेक्ट करने का ये काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। तो ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट वाला ही है, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ग्रोथ फेज ऑफ ह्यूमन हेयर। कौन सा एक्टिव ग्रोथ फेज ऑफ ह्यूमन हेयर? तो बहुत इजी आंसर है इसका। एक्टिव ग्रोथ फेज कौन सा है? एनाजन है, कैटाजन है, टीरोजन है या फॉलिकोजन है? तो जो एनाजन होता है, एनाजन ही आपका एक्टिव ग्रोथ फेज है।
क्या है, एक्टिव ग्रोथ फेज है, ठीक है। एनाजन क्या है, एक्टिव ग्रोथ फेज है, और ये सबसे स्टेज फर्स्ट भी आप कह सकते हैं। इसमें ही सबसे लंबा फेज, सबसे लंबा चलने वाला फेज एनाजन है, और ये एक्टिव ग्रोथ फेज भी है जिसमें आपके बाल ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज फैट-बेस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। तो ये जो फैट-बेस टेस्ट है वो क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, फीसिस और यहाँ पे लिया आपका ऑप्शन है सीमेन, सलाइवा एंड मिल्क। तो इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है, जिस पे आप ये टेस्ट लगाते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सलाइवा। सलाइवा डिटेक्शन के लिए आप फैट-बेस टेस्ट यूज करते हो। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी, और ये टेस्ट जो है अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अगर सलाइवा प्रेजेंट है तो अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी को डिटेक्ट करके आपको इंडिकेशन देता है। तो ये सलाइवा एग्जामिनेशन की टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, yes, presence of, wait a minute, okay, presence of borderline bacillus in a suspected stain indicates that could be। तो जो आपका डॉडरलेंस जो बैसिलस है, जो डॉडरलेंस बैसिलस जो सेल्स है उनका प्रेजेंस क्या डिटेक्ट करता है, सलाइवा, सीमेन, वोमिट और वेजाइनल फ्लूइड। तो इसका करेक्ट आंसर है वेजाइनल फ्लूइड, क्योंकि ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि वेजाइनल सीक्रिएशंस में मिलते हैं। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि वेजाइनल स्टेन्स में मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। In a suspect stain, high amount of THP, that is Tom horsefall protein, has been detected. Suspected stain is likely to be, अगर कोई stain मिला है और जिसमें THP प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, THP प्रेजेंट है, तो वो स्टेन क्या हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड हो सकता है, वोमिट हो सकता है, फीसिस हो सकता है, या यूरिन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरिन। क्या है करेक्ट आंसर इसका, यूरिन है। यूरिन में ही आपके THP प्रेजेंट रहते हैं। ये कौन सा प्रोटीन है, टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन है, जो कि यूरिन में प्रेजेंट होता है, और यूरिन स्टेन में इसका प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। तो क्वेश्चन नंबर 138 आपसे पूछ रहा है, इन क्रूड ऑयल विच वन ऑफ द नॉन हाइड्रोकार्बन एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट। कौन सा नॉन हाइड्रोकार्बन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन हाइड्रोकार्बन। क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा नॉन हाइड्रोकार्बन एलिमेंट कौन सा होता है जिसका अबंडेंस होता है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन का अबंडेंस रहेगा, बट नॉन हाइड्रोकार्बन एलिमेंट कौन सा है जो ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आपके पास है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हीलियम। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा इन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में नॉन हाइड्रोकार्बन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंट 1% के आसपास होता है। हाइड्रोजन या सल्फर 0.5% प्रेजेंट होती है क्रूड ऑयल में। इसके बाद आता है नाइट्रोजन भी 0.5% के आसपास प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन के बाद है हीलियम। तो जो हीलियम है, या हीलियम भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हीलियम भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोकार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट होता है कार्बन का। कार्बन का अमाउंट कितना होता है, 85%। कार्बन के बाद आ जाता है हाइड्रोजन। यही तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये होता है 13%, ठीक है। बाकी के एलिमेंट थोड़े थोड़े प्रेजेंट होते हैं, नॉन हाइड्रोकार्बन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो आपसे असर्शन पूछ रहा है कि changes in writing written on the digital pad may be usually of superficial nature and there is no effect on individual writing characteristics। तो ये क्या पूछ रहा है, change in writing written on the digital pad। तो डिजिटल पैड में जब आप लिख रहे हो, जब डिजिटल पैड में, मैं भी डिजिटल पैड में ही लिख रही हूँ जो कि मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो जो चेंजेस होते हैं राइटिंग में ऑन अ डिजिटल पैड में बी यूजुअली ऑफ सुपरफिशियल, क्या होते हैं, सुपरफिशियल नेचर के होते हैं। ये चेंजेस क्या होते हैं, सुपरफिशियल नेचर के होते हैं। एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक, और उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इंडिविजुअल राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक पे। ये असर्शन कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है, डिजिटल पैड एज एन एनवायरमेंट ऑफ as an environment to write is different than the paper। yes of course, जो डिजिटल पैड है उसका environment पेपर से अलग होता है जिसपे हम लिखते हैं। the conventional medium of writing, ठीक है, जो हमारा कन्वेंशनल मीडियम ऑफ राइटिंग है जो कि है पेपर, उससे अलग होता है डिजिटल पैड में लिखना, और उनका एनवायरनमेंट भी अलग होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है। पेपर और डिजिटल पैड बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही अलग नेचर के होते हैं, और दोनों का एनवायरनमेंट अलग होता है, और आपका जो लिखने का तरीका या लिखने का जो इशू है वो अलग होता है दोनों में। बट जो असर्शन कह रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं राइटिंग जब आप लिख रहे हो डिजिटल पैड में, वो सुपरफिशियल नेचर का होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुपरफिशियल नेचर का नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। क्या है आपका, फॉल्स है। आप प्लेटफॉर्म चेंज करते हो, राइटिंग प्लेटफॉर्म चेंज करते हो, तो जो लॉन्ग रन चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि पेन प्रेशर एडजस्टमेंट एक्सेट्रा, हैंड राइटिंग क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा चेंज आपका होता है, लेकिन जो मेन आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है हैंड राइटिंग में वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। मीडियम चेंज होता है ऑफ कोर्स, लेकिन हैंड राइटिंग और कुछ जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हैंड राइटिंग में आते ही आते हैं। तो आपको वो वाला ऑप्शन देखना है जिसमें असर्शन हो फॉल्स, रीजन हो ट्रू। असर्शन हो फॉल और रीजन फॉल्स और रीजन हो ट्रू। तो फोर्थ आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 आपसे पूछ रहा है, अ चाइल्ड लर्न्स writing through set of model writing alphabets। of course yes, which of the following is the correct item for these model writings। तो जो छोटा बच्चा होता है वो देख देख के ही लिखना सीखता है, देख देख के ही अल्फाबेट्स बनाना सीखता है किसी मॉडल से, चाहे वो मॉडल आपके टीचर ने बनाया हो या फिर किसी ने भी बनाया हो, तो वो उस मॉडल से देख के सीखता है। तो वो मॉडल क्या हो सकता है, कॉपी बुक फॉर्म हो सकता है, मास्टर पैटर्न ऑफ राइटिंग हो सकती है, मॉडल सिग्नेचर हो सकता है, या स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकती है। तो मॉडल सिग्नेचर और स्क्रिप्ट राइटिंग तो बच्चे के सीखने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो ये आप एलिमिनेट कर दो, मास्टर पैटर्न ऑफ राइटिंग और कॉपी बुक फॉर्म। तो जो छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो कॉपी बुक फॉर्म से ही लिखना सीखता है, वही उसका मॉडल होता है। तो कॉपी बुक फॉर्म इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 आपसे पूछ रहा है, इन मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग देयर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, कार्डियक डिप्रेशन एंड ब्लाइंडनेस। दीज इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या क्या हो रहा है मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। मिथाइल अल्कोहल अल्कोहल कौन सी है, ये खराब वाली अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल से ब्लाइंडनेस भी होती ही होती है, और इससे क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होता है, कार्डियक डिप्रेशन होता है और ब्लाइंडनेस होता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट किससे प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात करी गई है कि मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग हो रही है, तो मिथाइल अल्कोहल का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, पाइरिडिन और एसिटिक एसिड। तो एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड तो किस में बनते हैं, एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड बनते हैं आपके इथाइल अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में एथाइल अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में आपके एल्डिहाइड और एसिटिक एसिड बनते हैं। मिथाइल अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में आपके फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसीलिए सीएनएस डिप्रेशन होता है, कार्डियक डिप्रेशन होता है और ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। क्या है, असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो जो असर्शन है वो कह रहा है कि द इम्प्योरिटी प्रोफाइल ऑफ एन इलिक्ट ड्रग, किसकी इम्प्योरिटी प्रोफाइल, इलिसिट ड्रग की, इलिक्ट ड्रग की जो इम्प्योरिटी प्रोफाइल है, इज परफॉर्म्ड बाय एनालाइजिंग नेचुरल कंपोनेंट। कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, बाय एनालाइजिंग नेचुरल कंपोनेंट्स, बाय प्रोडक्ट्स,
cutting agents which help to generate a complete history of sample and thus its characterization. तो जो इम्प्योरिटी प्रोफाइल है इलिसिट ड्रग की वो परफॉर्म करी जाती है नेचुरल कंपोनेंट्स कितने हैं, बाई प्रोडक्ट, कटिंग एजेंट और इनकी हिस्ट्री से. ये असर्शन कह रहा है. रीजन कह रहा है इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश स्पेसिफिक लिंक बिटवीन 2 और मोर इलिसिट सैंपल. बिल्कुल करेक्ट है. ये एस्टैब्लिश करता है स्पेसिफिक लिंक्स बिटवीन 2 या 2 से ज़्यादा इलिसिट सैंपल. तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, असर्शन भी बिल्कुल ट्रू है, दोनों ही ट्रू हैं. एंड जो रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. तो असर्शन रीजन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. बिल्कुल सही है दोनों. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 143. क्वेश्चन नंबर 143 क्या पूछ रहा है? क्रोटिन, अ ग्लाइकोसाइड ऑफ क्रोटोंटिग्लियम, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ पॉइजन. तो ये जो आपका क्रोटिन है वो एक ग्लाइकोसाइड क्रोटोंटिग्लियम का पार्ट है. ठीक है, उसका काम करने वाला आपका क्रोटॉन आपका वर्किंग एलिमेंट है. ठीक है, क्रोटोंटिग्लियम का. और ये कौन सी कैटेगरी के पॉइजन को बिलोंग करता है ये आपने बताना है. ये कार्डियक है, न्यूरोटिक है, सेरेब्रल है या इरिटेंट है. तो कार्डियक क्या दिल पे असर करता है, न्यूरोटिक दिमाग पे आप कह सकते हो, सेरेब्रल दिमाग पे असर करता है, न्यूरोटिक आपके न्यूरॉन्स पे असर करता है और इरिटेंट क्या करता है, इरिटेशन क्रिएट करता है. तो जो क्रोटॉन है जो कि क्रोटोंटिग्लियम से आता है वो एक ग्लाइकोसाइड है, वो इरिटेंट नेचर का पॉइजन है. कौन से नेचर का पॉइजन है? इरिटेंट नेचर का पॉइजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इंडेन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. जो इंडेन है वो किसको बिलोंग करता है? नेफ्टीन्स को, एल्कीन्स को, एलिफैटिक्स को और एरोमेटिक्स को. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. जो इंडेन है वो एरोमेटिक्स को बिलोंग करता है. ये सिंपल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि हमारे क्या कहें फॉरेंसिक साइंस से उतना कनेक्टेड नहीं है, बट सिंपल केमिस्ट्री क्वेश्चन है. जो इंडेन है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? तो वो एरोमेटिक ग्रुप को बिलोंग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. विडमार्क इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट. बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन. जो विडमार्क फॉर्मूला है वो क्या कैलकुलेट करता है? अल्कोहल का कंसंट्रेशन ही पता लगाता है, लेकिन किस में अल्कोहल का कंसंट्रेशन पता लगाता है? ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन करता है, ब्रीथ अल्कोहल कंसंट्रेशन करता है, यूरिन में कंसंट्रेशन बताता है या स्वेट में कंसंट्रेशन बताता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ये आपके ब्लड में अल्कोहल कंसंट्रेशन लेवल डिटेक्ट करने का काम करता है. कौन सा फॉर्मूला? विडमार्क फॉर्मूला. ये आपके ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 146. Which of the following enzyme regulates the metabolism of opiates? तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ओपिएट्स का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है? बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी हमने पढ़ा ही हुआ है. तो जो ओपियोइड्स और ओपिएट्स का मेटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम है वो है CYP2D6. ये कौन से फैमिली का आपके कौन से फैमिली का एंजाइम है? ये आपके ये ओपियोइड्स को ही क्या कहना चाहिए, ओपियोइड्स को मेटाबोलाइज करने का काम करता है. और इसका करेक्ट आंसर है CYP2D6 एंजाइम. तो ये एक एंजाइम है. ठीक है, और ये जो एंजाइम है इसका फुल फॉर्म है साइटोक्रोम. ये कौन से ग्रुप का, कौन सी फैमिली का एंजाइम है? साइटोक्रोम. ठीक है, ये साइटोक्रोम ग्रुप का एंजाइम है. ये 2D6 इसका नाम है. 2D6 साइटोक्रोम फैमिली का ही एक एंजाइम है जो कि आपके ओपिएट्स को मेटाबोलाइज करता है. और जो ओपिएट्स के अलावा और भी अदर ड्रग है उनको भी साइटोक्रोम फैमिली के कई सारे एंजाइम है जो मेटाबॉलिज्म उसका करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 147. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 147. तो क्वेश्चन नंबर 147 आपसे पूछ रहा है which of the following microcrystal test is used to distinguish among the three amphetamines. तो इनमें से कौन सा ऐसा क्रिस्टल ऐसे टेस्ट है जो एम्फीटामीन को डिस्टिंग्विश करता है? कौन सा है? गोल्ड क्लोराइड वोलेटिलिटी टेस्ट,
वॉलेटिलिटी टेस्ट, मर्क्यूरिक आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट और लेड आयोडाइड टेस्ट। तो जो माइक्रोक्रिस्टल टेस्ट है जो कि एम्फीटामाइंस की 3 कैटेगरी को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है, वो है गोल्ड क्लोराइड वोलाटिलिटी टेस्ट। ठीक है, वॉलेटिलिटी टेस्ट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एम्फीटामाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकोडोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑक्सीकोडोन है वो किससे सिंथेसाइज होता है? कोडीन से, थायाबीन से, एगोनाइन से और नोस्कैपाइन से। तो जो आपका ऑक्सीकोडोन है, ऑक्सीकोडोन सिंथेसाइज होता है आपका थायाबीन से। कौन सा? थायाबीन से। और ऑक्सीकोडोन सबसे पहले सिंथेसाइज किया था 1971 में। ये एक नेचुरली ऑकरिंग अल्कोलॉइड है जो कि ओपियम थायाबीन में प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्सीकोडोन आप किससे सिंथेसाइज करते हो? थायाबीन से सिंथेसाइज करते हो। और 1917 में इसका सिंथेसिस हुआ था। किससे? थायाबीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, एसिटिक एनहाइड्राइड इज यूज्ड इन द इलिक सिंथेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो किसके इलिसिट सिंथेसिस में यूज किया जाता है? मेथाक्वेनालोन, पी साइक्लोबाइन और मेसालाइन और फिनाइलसाइक्लिडीन। तो इसका करेक्ट आंसर है मेथाक्वेनालोन। तो मेथाक्वेनालोन सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, फेज 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो फेज 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये फेज 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि कौन सी फैमिली के एंजाइम इसको कैटलाइज करते हैं? तो ये साइटोक्रोम फैमिली के एंजाइम इसको कैटलाइज करते हैं फेज 1 रिएक्शन। ठीक है, CYPS फैमिली मतलब साइटोक्रोम P450 वाली फैमिली कैटलाइज करती है फेज 1 रिएक्शन को। फेज 1 रिएक्शन एक ड्रग मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन है। हम उसको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, क्या क्या होता है इन दोनों ही फेजेस में, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। राइट, तो कोई भी डाउट हो अभी तक के क्वेश्चंस में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम 2018 का जुलाई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2018 का जुलाई क्वेश्चन पेपर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अगर